नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग बीओ मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 6वां पार्ट देखेंगे। 6वें पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखेंगे। एक प्रश्न जो है आपका 125 शब्दों में, एक है 50 शब्दों में और एक है 25 शब्दों में। तो इन तीनों प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों बीओ के मेंस ग्रुप में, पेड ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है जीएस फर्स्ट पेपर, तीनों ही प्रश्न जो हैं पेपर फर्स्ट के हैं। प्रश्न संख्या 16 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। जितनी शब्द सीमा में इस प्रश्न को कहा जाए, जो भी शब्द सीमा हो उसी शब्द सीमा में आपको प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को पहले अच्छी तरीके से समझिए, समझने के बाद फिर जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब दीजिए। और इस प्रश्न को लिखने से पहले जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन का उपयोग आप ज़रूर करिए। कुछ फ्लो चार्ट या डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए जहाँ पर भी रेलेवेंट हो, ठीक है। जो अच्छे शब्द होते हैं, अच्छे वाक्य होते हैं, उनको आप अंडरलाइन करने का भी प्रयास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है, स्मार्ट सिटी के विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्वों को बताइए। कि जैसे जो स्मार्ट सिटी है उसके विकास के लिए कौन कौन से ऐसे मूल संरचनात्मक तत्व हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी की। तो देखिए स्मार्ट सिटी आखिर होती क्या है। सबसे पहली बात यही है, तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, घोषणा करी थी, पूरे देश में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने का संकल्प लिया था, ठीक है। तो इन चीज़ों का संकल्प लिया था। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी के जो मूल तत्व हैं, कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब कुछ डाटा के अनुसार चीज़ों को देख लेते हैं कि जैसे 31.2% आबादी जो है हमारे देश की लगभग शहरों में रहती है। ध्यान रखिएगा, शहरों में रहती है। जीडीपी में इनका योगदान कितना है? लगभग 63% है। और ये माना जा रहा है कि 2030 तक शहरी आबादी जो होगी वो 40% होगी, जो आज की डेट में 32% है, वो 31% है, वो बढ़कर 40% हो जाएगी 2030 में। तो जीडीपी में इनका योगदान कितना होगा? 75% होगा। अब देखिए जो स्मार्ट सिटीज़ जो होती हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनाने का जो एक संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने का। तो स्मार्ट शहर में ऐसी कौन कौन सी मूल अधोसंरचनात्मक चीज़ें होती हैं, उन्हीं को बताना है। वही मुख्य प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है। अब देखिए स्मार्ट सिटी में क्या है, वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी में जो लोग रहते हैं तो उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो, बुनियादी ढांचे में सुधार हो, और जो स्मार्ट सिटीज़ हैं इनके लिए निवेश को आकर्षित किया जा सके। तो इसी के लिए स्मार्ट सिटी योजना लाई गई थी, मिशन लाया गया था, ठीक है। अब इसके मूल तत्वों को एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जैसे मूल अधोसंरचना के तत्वों को देखेंगे तो एक स्मार्ट सिटी में क्या होता है? पर्याप्त यानी 24/7 जल की आपूर्ति होनी चाहिए। जो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं एक स्मार्ट सिटीज़ की, कि आबाद रूप से जल सभी को मिले 24/7। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ क्या है, जो स्मार्ट सिटीज़ होती हैं उनमें निर्बाध, मतलब कोई भी बाधा ना हो, बिजली की आपूर्ति, बिना बाधा के बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। स्वच्छता, जो स्मार्ट सिटीज़ होती है वहाँ स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होना चाहिए, कि जैसे जो ठोस चीज़ें मिलती हैं, अपशिष्ट मिलता है, तो उसका प्रबंधन बिल्कुल उचित तरीके से होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कौन कौन सी मूलभूत चीज़ें हैं जो एक स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए? तो वो आपकी है कुशल शहरी गतिशीलता। तो स्मार्ट सिटी ऐसा नहीं है कि सिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर बनी हो, कि लोगों को सिटी में आने में बहुत ज़्यादा देर लगे, और जो परिवहन के साधन हैं वो अच्छे नहीं हैं।
अगर ऐसा होगा तो स्मार्ट सिटी का फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये देखिए, कुशल शहरी गतिशीलता और परिवहन की उपलब्धता होनी चाहिए। एक बेहतर कुशल शहरी गतिशीलता होनी चाहिए कि मतलब आने जाने में कोई परेशानी ना हो, परिवहन की कोई दिक्कत ना हो, ट्रांसपोर्टेशन की किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है स्मार्ट सिटी के, जब हम लोग मूल अधोसंरचना के तत्वों की बात करते हैं तब। और क्या है कि स्मार्ट सिटीज़ में जैसे किफ़ायती आवास उपलब्ध होने चाहिए। किफ़ायती आवास, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटीज़ में आप बड़े लोगों के लिए ही रखें, अच्छी खासी पैसा आप उससे ले रहे हों और जो गरीब तबके के इंसान हैं वो वहाँ पर ना रह सकें। तो स्मार्ट सिटीज़ में जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी वहाँ पर किफ़ायती आवासों को प्राप्त कर सकें। और कौन सी मूल अधोसंरचना की चीज़ें होती हैं कि जैसे इसमें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी 24/7 आबाद रूप से होनी चाहिए। जो सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, उनका डिजिटलीकरण होना चाहिए। हर एक चीज़ ऑनलाइन के माध्यम से होनी चाहिए। ई गवर्नेंस जो है, वहाँ का सुशासन जो है वो अच्छा होना चाहिए। उनमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक स्मार्ट सिटी में होती हैं। और क्या है कि सतत पर्यावरण, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को आगे ले जाना, यानी भविष्य के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको संरक्षित करना। आप प्रकृति का दोहन इस तरीके से करें कि उसमें जो पर्यावरण है उसको कोई नुकसान ना हो, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। इसके अलावा अगली कौन सी चीज़ है, इसके अलावा अगली चीज़ जो है वह है सुरक्षा, सिक्योरिटी। कि जैसे जो नागरिक लोग हैं, अब ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटीज़ में लूटपाट होने लगे, सारी चीज़ें होने लगे तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो वहाँ की सिक्योरिटी किस तरीके से, एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे नागरिकों की सुरक्षा हो सके, नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और क्या है कि जैसे इन केस अगर कोई चीज़ है कि एनी टाइम किसी को स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है तो 24/7 त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। त्वरित, ऐसा नहीं है कि आदमी को तबीयत अभी ख़राब हुई, हार्ट अटैक अभी पड़ा है और उसको 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आ रही, तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर क्या है, त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए। एक अच्छी शिक्षा जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको मिलनी चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके ओवरऑल पॉइंट थे, मूल अधोसंरचना के तत्व थे जो कि एक स्मार्ट सिटी के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो एक स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें हैं लेकिन वो अन्य चीज़ों में आती हैं, लेकिन ये मूल तत्व हैं, मूल अधोसंरचनात्मक तत्व हैं। तो इनको आप लोग 125 शब्दों में शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखने का प्रयास करिए। तो यह पहला प्रश्न था, 16वां प्रश्न। अब अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है और 50 शब्दों में लिखना है। अब देखिए, दो चीज़ें हैं 50 शब्दों में अगर आपको लिखना है। अगर इसमें अगर आपकी कोई अच्छी लाइन ऐड कर देते हैं कोटेशन के फॉर्म में तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई डालनी है कि नहीं डालनी है, तो आपको जब बेहतर करना है, आपको अपनी चीज़ों को जब बेहतर करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब एक्स्ट्रा जो कि रेलेवेंट हो, ऐसा ना हो कि वो चीज़ें डालनी नहीं है, आप एक्स्ट्रा के चक्कर में डाल गए, ऐड कर गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 50 शब्दों वाले प्रश्न में भी आप लोग कोटेशंस को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, 50 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। स्ट्रेट थ्रू आपको क्वेश्चन लिखना होगा कि जैसे चाणक्य पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, चाणक्य के बारे में आपको बताना है, 50 शब्दों में बताना है। अगर आपके पास 50 शब्दों का मतलब ये है कि लमसम 6 से 7 लाइनें, 8 लाइनें, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इतने में आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 7 पॉइंट हैं तो ईजिली लिख सकते हैं। देखिए, चाणक्य की जहाँ तक बात की जाती है तो ये मौर्य वंश के संस्थापक जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे।
ध्यान रखिएगा, मंत्री थे, सलाहकार भी थे। चाणक्य के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे चाणक्य का नाम क्या था, कुछ नाम अन्य थे कि जैसे इनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी पुकारा जाता था। इनको पुराणों में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर भी पुकारा गया है, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ठीक है। और इनको लोग भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। इन्होंने युद्ध से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। और इन्हीं में एक सिद्धांत आता है सप्तांग का सिद्धांत। अर्थशास्त्र में इनकी पुस्तक है, चाणक्य की, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र लगता है इकोनॉमी की बुक है, लेकिन नहीं, ये पूर्ण रूप से एक राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र में इन्होंने कौटिल्य जी ने क्या बताया है कि राजा के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो सप्तांग सिद्धांतों में जो सप्तांग सिद्धांत हैं तो उनमें 7 चीज़ों को बताया गया है। तो पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा आपका दुर्ग, 5वां कोश, 6वां दंड और 7वां मित्र। तो इनकी व्याख्या की गई है। तो इस तरीके से आप लोगों को 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये छाँट कर मैं इसीलिए लाता हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक फील्ड से, जो भी आपका सिलेबस है उससे अगर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपकी चीज़ें और भी बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग 50 शब्दों में अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। अब अगला प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है। 25 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। तो देखिए, भारतीय विदेश नीति से संबंधित प्रश्न है। पंचशील से क्या समझते हैं, इस पर आपको टिप्पणी करनी है, क्या बताना है, पंचशील है क्या। तो देखिए, पंचशील का सिद्धांत जो है नेहरू के काल में ये चीज़ें लाई गई थी, आई थी। 25 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। तो देखिए, पंचशील है क्या। पंचशील एक सिद्धांत है जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए हैं। राष्ट्रों के मध्य, जो देश हैं, देशों के मध्य जो शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, कि देशों के मध्य शांति बनी रहे, एक दूसरे से सहयोग बना रहे। अब शीत युद्ध काल में क्या था कि एक कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, ठीक है, यूएसए के बीच में। अब दोनों में होड़ लगी थी आगे बढ़ने की, शांतिपूर्ण रूप से कोल्ड वॉर था, ठीक है, एक वैज्ञानिक प्रगति के रूप में कि अमेरिका पहला अपना मिसाइल टेस्ट कर रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, उसी तरीके से रशिया भी कर रहा है, इसी तरीके से यूएसएसआर भी कर रहा है, मतलब एक दूसरे की होड़ लगी हुई थी, ठीक है। तो इसी दौरान जो पंचशील का सिद्धांत आता है, ठीक है, पंचशील का सिद्धांत जो है वो नेहरू जी के द्वारा इन चीज़ों को अपनाया गया था। पंचशील के सिद्धांत में क्या क्या कहा गया है कि पहली बात, जैसे देखिए जो चीज़ें हैं, जैसे आपको 25 ही शब्दों में लिखना है तो 5 सिद्धांत ही केवल बता दीजिए, वही मुख्य बात है। कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा में बता सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। औपचारिक संधि जो है 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के मध्य संधि के साथ में होती हैं। पंचशील सिद्धांत जो है इनमें पहला पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय अखंडता प्रभुसत्ता का सम्मान करना। सभी देश, किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। दूसरा पंचशील सिद्धांत में क्या है, दूसरा है आक्रमण ना करना। आप पहले आक्रमण नहीं करेंगे किसी भी देश के ऊपर, किसी भी राज्य के ऊपर। परस्पर सहयोग और लाभ, देशों के मध्य परस्पर सहयोग करेंगे एक दूसरे से और एक दूसरे से लाभान्वित भी होंगे। चौथा कौन सा है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश आंतरिक मामलों में, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पांचवा कौन सा है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कि भाई शांतिपूर्ण रूप से हम लोग प्रत्येक राष्ट्र इस धरती पर अपना अस्तित्व बचाए रखेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, सभी का अस्तित्व समान रूप से बना रहेगा। तो इस तरीके से आप 25 शब्दों में इस प्रश्न को अच्छे से लिखिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर पेड ग्रुप है, तो उसी में बीओ मेंस के पेड ग्रुप में आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी।
अच्छे से आप लोग लिखते रहिए, सारी चीज़ों को करते रहिए, ठीक है। और अच्छे से अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको और बेहतर करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।